हेलो बच्चों। तो एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बहुत दिनों से ऑफलाइन था, एक्चुअली कुछ स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गया था, अभी तक उतना ठीक नहीं हो पाया। लेकिन मैंने आपसे पार्ट टू का प्रॉमिस किया था, तो मैं आज आपके लिए पार्ट टू लेके आ गया हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बातें करूँगा लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के बाद जब मुझे टाइम बचेगा इस लेक्चर के बाद, तो हम बात करेंगे इस पे। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ लास्ट में, तो अंतिम का पोर्शन ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी तो पूरा देखना ही है, ठीक है। तो चलो, आपको पता हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो सीधा स्टार्ट करते क्वेश्चन से, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डिफाइन टेस्ट क्रॉस। क्या है? डिफाइन टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे रहे हैं, डज नॉट मैटर, आप क्या कहते हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नीट का पेपर दे रहे हैं, जेनेटिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ पहले यहाँ पर बेसिक की बात करूंगा, क्योंकि जेनेटिक्स आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। जो पहले कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी आज समझ में आने वाला है। मेरी तरफ एकदम फोकस करके देखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको दो चीज याद रखनी है। पहला क्या है? फिनोटाइप क्या होता है? क्या है? फिनोटाइप क्या होता है? ठीक है। और एक होता है आपका जीनोटाइप। दो चीज होता है, एक होता है आपका जीनोटाइप। देखो, दोनों चीज को आपको एकदम अच्छे से भी फिलहाल मेरी तरफ फोकस करके देखना। क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, फिनोटाइप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि ये कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है सर? आप किसी चीज को देख, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी प्लांट जो है वो लंबा है या फिर छोटा है, वो आप देख के बता सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप मुझे देख के बताओ कि मेरे आंख का कलर क्या है, सर ब्लैक है। तो ये जो देख के कोई भी जो कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर पाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। मतलब फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। मतलब जो आप बाहर से कोई चीज देख लेते हो और उसको समझ लेते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है सर। जीनोटाइप क्या होता है? अब मेरी बात इस पे फोकस करना बहुत ही अच्छे से। जीनोटाइप जो होता है, कोई भी जो फिनोटाइप है उसको एक जीन कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा आंख का कलर ब्लैक है, इसको भी कोई ना कोई मेरे अंदर जो जीन है वो कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? या तो टोटल जीन बोल लो या फिर जेनेटिक मेकअप बोल लो। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक जेनेटिक मेकअप बोल लो, ठीक है। ये दो चीज आपको समझ में आ गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। अब दो चीज होता है। सबसे बड़ी बात कि हम जीन को लिखते कैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जीन को हम लोग जो है आपका लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेटर से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लो हम टी लिख दिए, तो ये एक जीन है, ठीक है। ये मान लो एक और टी लिख दिए, ये एक जीन है, ये जीन है ना। इस तरीके से आप जीन को किससे लिखते हैं? लेटर से लिखते हैं, ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दो तरह का लेटर होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। अगर आपका कहीं पर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो है ये आपका कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। सर क्या मतलब होता है डोमिनेंट का? 5 मिनट तो समझाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेसेसिव बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है, रेसेसिव बोलते हैं। अब सर इसका क्या मतलब? मेरी बात सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर एक जी लिख रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है सर। ये कैसा? ये टॉल है कि ड्वार्फ है? ये कैसे पता चलेगा? मेरी बात सुन ध्यान से। इसमें जो है दो जीन है, ये डोमिनेंट है और ये वाला जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव है, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि अब तो दोनों आ गया, अब लेकिन प्लांट तो या तो टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। तब यहां पर क्या होता है? कैपिटल लेटर का जो मतलब, फॉर एग्जांपल यहां पर जो डोमिनेंट होता है ना, उसी का अपीयरेंस दिखता है प्लांट में या फिर कोई भी चीज में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल टी यहां पर रिसेसिव हो जाएगा, उसका कैरेक्टर नहीं दिखेगा। वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोलते हैं। मतलब यहां पर ये जो प्लांट का जो है ये टॉल होगा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, और कैपिटल टी जो है वो अगर प्लांट के कैरेक्टर की बात करें तो वो टॉल देता है, ठीक है। टॉल को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं और ड्वार्फ को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल टी से लिखते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो ये चीज है, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब ये है कि जीन तो बॉडी के अंदर होता है ना। ये तो जीन बॉडी के अंदर होता है। सर हमको कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी प्लांट को देखते हो, वो लंबा है या छोटा है, तो वो आपको पता चल गया कि सर वो प्लांट लंबा है। वो आप तो उसका फिनोटाइप देखे ना, उसका जीनोटाइप क्या होगा? मतलब अब वो जो लंबा प्लांट है उसके लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि हम ये पहले आपसे बात कर चुके, अभी 2 मिनट पहले आपसे, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को तो हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? अब उस जीन को कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने कहा कि प्लांट जो है वो आपका टॉल है। मान लेते एक पल के लिए कि प्लांट आपका टॉल है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से प्लांट अगर टॉल, इसका तो दो जीनोटाइप पॉसिबल है। एक तो कैपिटल टी, दूसरा
कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो जीनोटाइप पॉसिबल है। ये कैसे होगा? अब हम कैसे पता करेंगे कि जैसे मान लो हम कोई बाहर से कोई प्लांट को देखे, जैसे मान लो ये तुम हो, है ना, ये तुम हो, इसको प्लांट को देखे और तुमको लगा ये प्लांट टॉल है, ठीक है, अब ये टॉल प्लांट है, ये तो इसका फिनोटाइप हो गया, यस सर। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जीनोटाइप इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए जो हम एक क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। सर कैसे क्रॉस करवाएंगे? अब जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, ये देखो ये दोनों कैपिटल लेटर है ना, दोनों कैपिटल लेटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको? होमोजाइगस बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है, यस सर। और अगर एक कैपिटल एक स्मॉल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस बोलते हैं। समझ आ रहा होगा, आई होप आपको, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अब हमको पता करना है ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो कैसे पता करेंगे? अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं कि कोई भी प्लांट टॉल है तो उसके अंदर होमोजाइगस जीनोटाइप है या फिर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, उसको उसी के लिए हम लोग क्रॉस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल बोलते हैं। सर कैसे पता चलता है इसमें? मेरी बात एकदम ध्यान से फोकस करके सुनना। जैसे मान लेते एक पल के लिए, अच्छा मेरी बात सुनो, टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है, ठीक है, टॉल है, तो टॉल का दो जीनोटाइप पॉसिबल है, कौन कौन सा? एक तो कैपिटल टी है ना, और दूसरा कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना, यही है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा है ये पता करने हम लोग क्या करते हैं? इसी प्लांट के रिसेसिव कैरेक्टर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टॉल का रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? डॉर्फ होगा सर। टॉल का उल्टा क्या होगा? डॉर्फ होगा, ठीक है। अब डॉर्फ के लिए एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, कौन सा? स्मॉल टी, अभी हम लोग पढ़े ना, स्मॉल टी। अब हम लोग क्या करते हैं, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, हम लोग टॉल प्लांट को क्रॉस करवा देते हैं इससे, ठीक है, किससे? स्मॉल टी से। अब जैसे मान लो तुम या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों अजम्पशन हम लोग लेके देख लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए। जैसे मान लो कि प्लांट तुम्हारा कैपिटल टी होगा, मान लेते एक पल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम स्मॉल टी से, तो देखो ये इसका दो जीनोटाइप इस तरीके से, कैपिटल ये दो, ये कैपिटल टी, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों तो सेम हो गया ना, देखो नंबर का मतलब होता है कि अलग अलग तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों तो सेम हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों तो टॉल होगा, ठीक है। अगर अगर मतलब क्रॉस करवाने, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर टॉल प्लांट को उसके डॉट प्लांट से क्रॉस करवाने के बाद सिर्फ टॉल आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो वो मतलब कि तुम्हारा जो जीन है वो क्या है? होमोजाइगस है। अब हेटेरोजाइगस में कैसे पता चलेगा? इधर देखो ध्यान से, जैसे मान लिया जाए, एक और पेज ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको जैसे ही आप इससे क्रॉस करवाइएगा, इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी चला जाएगा, मान लेते हैं पल के लिए, तो ये कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी चला गया, ठीक है। और क्या होगा? इस स्मॉल टी के साथ ये स्मॉल टी चला गया, देखो ये स्मॉल टी आ गया। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे तो दो तरह का कैरेक्टर आ गया, ये तो तुम्हारा टॉल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ये तो आपका टॉल होगा, लेकिन ये तो डॉर्फ होगा ना। अगर डॉर्फ है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर फिनोटाइप चेंज हो गया, और जब किसी भी टॉल प्लांट को उसके रेसेसिव से, यानी कि स्मॉल टी से क्रॉस कराने के बाद उसमें दो तरह का फिनोटाइप है, यानी कि एक टॉल आ जाए और एक डॉर्फ आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो आपका हेटेरोजाइगस पेयर है। समझ में आया? देखो कितना बहुत ही डीप में आपको समझा दिया, इतना हम लोग मेन कोर्स में पढ़ाते, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर ये दो तो क्या लिखा हुआ? अंडर द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में ना लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इन दोनों को एक साथ में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक पेयर जो है वो आपका डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, हालांकि हम आपको समझा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि an individual expressing a dominant phenotype could contain either two copies of the dominant allele, है ना, या तो दोनों कॉपी डोमिनेंट होगा कैपिटल टी, या फिर एक कॉपी तुम्हारा एक डोमिनेंट होगा, मतलब या तो एक कैपिटल टी होगा या फिर एक स्मॉल टी होगा। मतलब क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, ईच डोमिनेंट, एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा, क्या मतलब है कि एक तुम्हारा होगा कैपिटल टी, एक तुम्हारा होगा स्मॉल टी, ठीक है। अब ये पता कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग पता करते हैं बाय परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस, one can determine whatever the individual is heterozygous मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग लेटर है ना, स्मॉल टी होगा और कैपिटल टी, उसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। ये हम क्रॉस करके पता कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस से कि तुम्हारा हेटेरोजाइगस पेयर है या फिर होमोजाइगस पेयर है। समझ में आ गया? देखो कितना इजीली हम आपको समझा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलो हाँ, अब क्या है देखो ध्यान से मेरी तरफ फोकस करो। क्या है? डोमिनेंस के बारे में पूछ रहा है ना, क्या लिखा हुआ? डिफाइन डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब हम इसको एक चीज से आपको समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहां पर कोई रेड फ्लावर है, ध्यान से सुनना एकदम मेरी तरफ, ये मान लीजिए आपका कोई रेड फ्लावर है, ठीक है सर, रेड फ्लावर है, और ये मान लीजिए आपका कोई व्हाइट फ्लावर है,
हम तीनों कैसे एक साथ समझा देते हैं। या मान लीजिए आपका कोई व्हाइट फ्लावर है, ठीक है सर, समझ गए, ये आपका कोई व्हाइट फ्लावर है। अब इन दोनों को आप करा दीजिए क्रॉस, ठीक है। अब क्रॉस कराने के बाद ध्यान से सुनना, मेरी तरफ फोकस करो सब, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा क्या है सर, ये रेड फ्लावर है, ये क्या है, रेड फ्लावर है, ठीक है सर, ये आपका रेड फ्लावर है, ठीक है। ये आपका व्हाइट फ्लावर है, ये आपका व्हाइट फ्लावर, ठीक है, रेड और व्हाइट फ्लावर है। जब आप रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं, ध्यान सुनना, इन दोनों में से कोई एक आ जाए, या तो रेड आ जाए या फिर व्हाइट आ जाए, तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं यहां पर आपका रेड आ गया, क्या मान लेते हैं, रेड आ गया, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर रेड फ्लावर आ गया, रेड फ्लावर आ गया, ठीक है, रेड आ गया। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लिया जाए यहां पर कि रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराने के बाद रेड फ्लावर आ गया, ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्यों बोलेंगे, डोमिनेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक यहां पर डोमिनेंट है। अगर मेरी बात सुनो, यहां पर रेड आ गया व्हाइट नहीं आया, इसका क्या मतलब है कि रेड वाला जो है वो व्हाइट पर डोमिनेंट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डोमिनेंस, ठीक है। अब यहां पर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ध्यान से सुनना कि मान लो दूसरे केस में क्या हुआ कि रेड और इस तरीके से मान लीजिए ऐसा फ्लावर बन गया, ठीक है सर, कैसा फ्लावर बन गया दिखाइए जरा, मान लीजिए कि ऐसा फ्लावर बन गया, ऐसा फ्लावर बन गया। अब ये देखिए यहां पर क्या है कि रेड और व्हाइट दोनों है, क्या है, रेड भी है और व्हाइट का भी कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होगा, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर रेड आता तो हम बोलते हैं कि रेड वाला व्हाइट पे डोमिनेंट है, अगर व्हाइट आता तो हम बोलते हैं व्हाइट वाला रेड पे डोमिनेंट है, लेकिन दोनों आ गया ना तो वी कांट डिटरमाइन कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा है, ठीक है, इसी को हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जब हम रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करवाते हैं तो उन दोनों का मिश्रण, मतलब क्या हुआ, रेड एंड व्हाइट दोनों एक साथ किसी फ्लावर में आ जाए, इसी को हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं। मतलब यहां पर मतलब ये डिटरमाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि रेड वाला डोमिनेंट है कि व्हाइट वाला डोमिनेंट है, समझ में आ गया। अब तीसरा केस क्या है सर, तो तीसरा केस यहां पे देखो, तीसरा केस क्या है कि मान लिया जाए कि आपका जो फ्लावर है वो ना ही रेड आए और ना ही व्हाइट आए, कुछ पिंक टाइप का आ जाए, क्या आ जाए, पिंक आ जाए, मतलब उसके कुछ बीच का आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको बाबू, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। समझ आ गया होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर रेड को आप व्हाइट से क्रॉस करवाते हैं, अगर दोनों में से कोई एक आया उसको डोमिनेंस बोलेंगे, अगर दोनों कैरेक्टर आ गया उसको कोडोमिनेंस बोलेंगे, अगर दोनों में से कोई ना आके कोई इंटरमीडिएट आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। चलो फटाफट से हम लोग इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डोमिनेंस क्या होता है, तो हम लोग डोमिनेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, डोमिनेंस क्या होता है। देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट, मतलब मेंडल का ये लॉ है डोमिनेंस, ठीक है, व्हेन पेरेंट विथ प्योर, प्योर मतलब कि प्योर मतलब कि जैसे मान लो कि ऐसे समझो, एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्रॉस कराने के बाद जो आएगा वो, लेकिन अगर मान लो कि कोई नेचुरल प्लांट है उसको जब हम करते हैं उसको प्योर प्लांट बोलते हैं, राइट, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब क्या होगा, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जैसे मान लो कि ये एक टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट है, तो इन दोनों में बस एक ही फर्क है, ये टॉल है ये डॉर्फ, बाकी सब कुछ सेम है, इसी को हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आर क्रॉस टुगेदर, दोनों को क्रॉस कर दो, ठीक है, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर। देखो ना हम बोले ना कि अगर एक ही तरह का ट्रेट अपीयर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। डन, समझ गए। नेक्स्ट कोडोमिनेंस क्या होता है, ये भी आपको हम समझा चुके हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है, बोलो नहीं समझा तो बताओ। ये मान लो आपका कोडोमिनेंस यहां पे लिखा हुआ, कोडोमिनेंस क्या होता है अभी हम लोग पढ़े ना कि देखो, इट अकर व्हेन बोथ द अलील ऑफ अ जीन लैक डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मतलब क्या हुआ कि हम ये मतलब कि श्योर नहीं कर पाएंगे कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, रिलेशनशिप, एंड बोथ आर ऑब्जर्व फिनोटिपिकली। अगर दोनों दोनों आ रहा है फिनोटिपिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट द टू द सेम डिग्री, मतलब सेम टाइम पर अगर दोनों फ्लावर आ रहा है एक ही फ्लावर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। और उसमें लैक डोमिनेंट एंड रिसेसिव मतलब क्या हुआ कि वी कांट डिटरमाइन कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। नेक्स्ट क्या, द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज ऑब्जर्वेबल इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब क्या हुआ, ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑब्जर्वेबल होता है। आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन हम पीछे समझा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं ये नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा बाबू, ये वाला। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, देखो वही इंटरमीडिएट आएगा कुछ, उसके मतलब कि रेड और व्हाइट को क्रॉस कराने के बाद अगर दोनों में से कोई नहीं आया, एक आया, उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, incomplete dominance is a form of gene interaction in which both allele of gene at a locus are partially expressed मतलब हल्का दोनों में से आता है, ठीक है, often और resulting in an intermediate or different, या तो इंटरमीडिएट आ जाए या फिर कुछ डिफरेंट फिनोटाइप आ जाए, उसको हम लोग क्या, इट इज नॉन एज पार्शियल डोमिनेंस, ऑल्सो नॉन एज पार्शियल डोमिनेंस, इसको हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में in rose the allele for a red color is dominant over the allele of white color, but
द हेट्रोजाइगस फ्लावर्स विथ बोथ द अलील आर पिंक इन कलर। देखो पढ़ा चुके नहीं पढ़ा चुके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ये तो बहुत ही आसान है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है कि देयर आर द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट का फॉर्मेशन भी होता है और उसका फ्यूजन भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं नॉर्मली एक जगह पर गेमीट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी ना हो, ठीक है, आपको बस ऐसे लिखा जैसे लिखा है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके पास गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और अगर फॉर्मेशन नहीं होता तो फ्यूजन कहां से होगा, ठीक है। दूसरा, ये बायपेरेंटल होता है। बायपेरेंटल मतलब इसमें दो पेरेंट चाहिए और कैसा, अपोजिट सेक्स का, याद रखना, ये कैसा, अपोजिट सेक्स का। अपोजिट सेक्स का क्या मतलब है सर, एक मेल होगा और दूसरी फीमेल होगी, ठीक है। आगे देखो, ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें एक ही पेरेंट होता है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। यहां पर स्पेशली मियोटिक डिवीजन होता है गेमीट के फॉर्मेशन के लिए, और इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा इसके लिए, ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तुम्हारा ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट। ऑफस्प्रिंग जो वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है और इसमें ऑफस्प्रिंग क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो ना कि बच्चा जो होगा ना वो अपने माता पिता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग होता है, मतलब जेनेटिकली, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिफरेंट सिमिलर होता है, जैसे जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और डिफरेंट जेनेटिकली दोनों सिमिलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये हो चुका है। हाँ, पोलिनेशन क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए, यहां देखो ध्यान से, ये मान लीजिए कोई फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स पार्ट है, ठीक है, और ये आपका फीमेल सेक्स पार्ट है। इधर क्या भाई, ये मान लीजिए आपका फीमेल सेक्स पार्ट है, ठीक है। अब ये मेल, अभी इसको भी देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है सर, स्टेमन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल। इसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेमन है ना, स्टेमन में दो पार्ट होता है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें तीन पार्ट होता है, किसमें, फीमेल वाले कार्पल में। कार्पल को हम लोग पिस्टिल भी बोल सकते हैं बाबू, याद रखना, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है, यहां पर इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें मेल गेमीट की, तो अगर ये मेल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक है। और ये कैसा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि मेल का जो गेमीट है वो प्लांट में किस में बनेगा, इसमें बनेगा, उसमें बनेगा, ऑब्वियसली इसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा मेल गेमीट इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब फिर पोलिनेशन क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पोलिनेशन क्या होगा कि अगर मेल गेमीट एंथर पे बन रहा है तो यहां से मेल गेमीट का ट्रांसफर किस पर, फीमेल के स्टिग्मा पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पोलिनेशन क्या है कि मेल गेमीट का एंथर से ट्रांसफर होना स्टिग्मा पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल के स्टिग्मा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अब यहां पर आप दो चीज और याद रखिएगा, तीन तरह का कंडीशन होता है। तीन कंडीशन, तो ये एक प्लांट है, मान लो ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे दो फ्लावर है, ऐसे एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका एंथर है, ये आपका स्टिग्मा है और ये आपका एंथर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। और ये भी मान लो इस तरीके से कोई फ्लावर ऐसे, ये आपका एंथर, ठीक। अब देखो पोलिनेशन कैसे पॉसिबल है, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मान लो ये प्लांट है ना, इसमें ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में से अगर मेल गेमीट निकलकर स्टिग्मा पड़ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है कि अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में से अगर गेमीट वहां से मतलब एंथर से ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। या फिर क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा डिफिनेशन क्या है कि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में से पोलन निकल के डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर अगर लैंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन ही बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। देखो क्या लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर से ट्रांसफर होगा टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। पढ़ा चुके। पोलिनेशन कैन अकर आइदर विद इन द फ्लावर, एक ही फ्लावर में हो सकता है, या फिर दो फ्लावर के बीच में हो सकता है, मतलब एक ही प्लांट के, ऑफ द सेम प्लांट। पढ़ा चुके सारा, ठीक है। और फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में भी हो सकता है। तो इसके आधार पर हम लोग
पोलिनेशन को दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो तुम्हारा सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा तुम्हारा क्रॉस पोलिनेशन। अब सुनो, यहाँ पर तुम्हारा सेल्फ पोलिनेशन अलग करके भी पूछ सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी अलग करके पूछ सकता है, तो याद रखना सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर fall directly on the stigma of the same flower is called self pollination। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सेम फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा पर पोलन लैंड करता है उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे? डिफरेंट फ्लावर हो या फिर डिफरेंट प्लांट हो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉर्पस लूटियम के बारे में, अच्छा पहले इसको हम समझा देते हैं फिर इस पे आते हैं। देखो कॉर्पस लूटियम क्या होता है? ये फीमेल के अंदर, पहले समझो फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है, ठीक है, उसको हम लोग उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पस लूटियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, ये मतलब फीमेल के ओवरी का स्ट्रक्चर। प्राइमरी फॉलिकल से ये तुम्हारा बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब मैच्योर होकर बनता है वो आपके काम का नहीं है, वो आप समझ लो बाद में समझना, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, एकदम फोकस करके मेरी तरफ सुनो। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर हो गया। टर्सरी फॉलिकल से बनेगा तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल में होता है तुम्हारा ओवम। क्या होता है? ओवम, जो निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाना है, ठीक है। तो जब ग्राफ, ध्यान से सुनो मेरी तरफ सुनो, ध्यान से फोकस करो इधर। ग्राफियन फॉलिकल में से जब ओवम बाहर निकल जाता है, देखो यहां पर बाहर निकल गया, जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचती है येलो कलर की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। समझ आया? मतलब क्या हुआ कि ग्राफियन फॉलिकल में से जब ओवम बाहर निकलता है, और ये याद रखना इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, और ये 14th डे होता है। कब होता है? ये 14th डे होगा, ठीक है सर, समझ गए है ना। ओवम जब ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखो यहीं पर कहीं होगा, पढ़ लो इसको। इधर गया, ये देखो क्या है कॉर्पस ल्यूटियम में, कि कॉर्पस ल्यूटियम इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फॉलिकल्स। फॉलिकल से फॉर्म होता है आफ्टर द एग रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। एक मतलब ओवम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब ओवम ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाता है तो ये क्या बचता है? येलो कलर का स्ट्रक्चर बचता है, विच इज प्रेजेंट इन द ओवरी, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम इज द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज करता है उसके लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो आगे देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आई होप कॉर्पस ल्यूटियम समझ में आ गया होगा। इधर गया, हाँ, क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्वेश्चन लिखना सब टाइप करना भूलिए। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा कि डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि देखो सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले ये समझो कि एक होता है मेंडल का एक लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें दो लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मेंडल का दूसरा लॉ है, ठीक है। तो पहला लाइन तो यही लिख देना तुम, अगर डिफिनेशन में आ जाए तुम्हारे तो। पहले तो क्या कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या है देखो, पढ़ो ध्यान से, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द पेयर ऑफ अलील, अगर पेयर ऑफ अलील है ना, तो वो सेग्रीगेट होगा फ्रॉम ईच अदर, है ना। कब? मेरी बात सुन, जैसे मान लो कि दो जीन, ऐसे दो जीन है, तो वो गेमीट के फॉर्मेशन के दौरान दोनों अलग होता है, सेग्रीगेट होता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ अलील इज सेग्रीगेट एंड अदर ड्यूरिंग मियोसिस, है ना, गेमीट के फॉर्मेशन के सब लोग लिखा हुआ गेमीट के फॉर्मेशन, सो दैट ओनली वन फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इजी था। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया जाए, यहाँ देखो ध्यान से, ये मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ बना देता हूँ, क्या बना दे, हम मान लो ऐसे, मान लो दो चीज बना दे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लो कि ऐसे, यहाँ मान लो तुम्हारा, एक सेकंड बाबू, हाँ देखो मान लिया जाए कि इसमें, हाँ तो यहाँ मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कॉल आ रहा है किसी का, ये मान लो किसी का, ये आर है, ये आर है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ मैं कुछ गेमिट बना रहा हूँ, इधर देखो कुछ, मान लो 4 गेमिट बना रहा है, ठीक है। अब मान लो ये जो कैपिटल टी है ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, और ये स्मॉल टी मान लो इसमें आ गया, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? अब इन दोनों पेयर में से कैपिटल आर स्मॉल, ऐसा नहीं कि कैपिटल के पास कैपिटल ही जाएगा, अभी स्मॉल के पास स्मॉल ही जाएगा, दोनों में से कोई भी जा सकता है। मतलब इसका सेग्रीगेशन, इस पेयर का, ये पेयर ऑफ फैक्टर का सेग्रीगेशन इसके पेयर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, इसके पेयर फैक्टर पे क्या करता है? डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंटली जाता है। मतलब अगर कैपिटल टी गया तो हो सकता है स्मॉल टी चला जाए, हो सकता है स्मॉल आर चला जाए, हो सकता है कैपिटल आर चला जाए। मतलब यहाँ पर कैपिटल आर भी हो सकता है या फिर तुम्हारा स्मॉल आर भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? मतलब डिपेंड नहीं करता कि कौन सा जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो कि व्हाट इज, यहाँ पे किसी क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
स्टेट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट स्टेट दैट द एलील्स ऑफ टू, अगर दो है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट इंडिपेंडेंटली, देखो इंडिपेंडेंटली जाएगा, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ऑफ द वन अदर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो द अलील गैमीट रिसीव फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस, मतलब दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करता, एंड द अलील रिसीव फ्रॉम द अनदर जीन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, कैपिटल की जगह पर कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल की जगह पर स्मॉल भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है या फिर ना, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो तुम्हारा कैपिटल टी है, कैपिटल टी की जगह पर स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल आर भी आ सकता है, ऐसा है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका क्या है कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, डीएनए जो होता है, मैं जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी पाया जाता है, तो आपके एक्सेप्शनली वो आपको अभी नहीं पढ़ना, इतना डीप नहीं पूछते बिहार बोर्ड, ठीक है। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि डीएनए और आरएनए में अगर आपको डिफरेंस पूछ दे, सबसे पहली बात, इट इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब दो धागा होगा न्यूक्लिक एसिड का, मतलब सर जैसे मान लो डीएनए ऐसे होगा, दो धागा होगा इसमें, और ये जनरल बात कर रहे हैं, और आरएनए मान लो सिंगल स्ट्रैंड होगा ऐसे, ठीक है। आरएनए क्या होगा, इट इज सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अब देखो कुछ लोगों को अगर ये नहीं पता, देखो बहुत दिक्कत है भाई, तुमको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए जेनेटिक्स है ना, नहीं तो अगर डायरेक्ट याद कर लो, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, इसके अंदर राइबोज शुगर होता है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीराइबोज क्या शुगर एक तरीके का, ठीक है, इस कंटेंट राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछ रहा है, सिमिलरिटी नहीं पूछ रहा, जो आप साइटो सी और जी बताओगे ग्वानिन साइटोसिन नहीं, यहाँ मुझे डिफरेंस। तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर थायमीन होता है और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है, तो ये आपको डिफरेंस बताना है। इट कंटेन थायमीन, है ना, एज नाइट्रोजनियस बेस, देखो नाइट्रोजनियस बेस थायमीन कंटेन करता है, इट कंटेन यूरासिल इंस्टेंट ऑफ थायमीन, मतलब थायमीन की जगह पर इसके अंदर यूरासिल होता है, ठीक है। इट इज द जेनेटिक एंड हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द सेल, मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है ना, मतलब डीएनए जो होता है वो आपका एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि आरएनए की अगर बात करें तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस में भी हो सकता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है। आपको स्लाइड में दिख जाएगा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म में भी होता है आरएनए और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है आरएनए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, देखो पॉपुलेशन यहाँ सब तो भाई इकोलॉजी के क्वेश्चन है, डिफिनेशन पढ़ के समझ जाओ। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ग्रुप, क्या लिखा हुआ, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी इंडिविजुअल का ग्रुप ऑफ द सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज क्या मतलब है कि अगर घोड़ा लोगे तो घोड़ा ही, हाथी लोगे तो हाथी, इंसान लोगे तो इंसान ही, सेम स्पेसीज का ग्रुप इंडिविजुअल, है ना, जो क्या कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकता है, विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देम, जो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड ऑक्यूपाई, जो कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, किसी सेम स्पेसीज का, जैसे इंसान है तो इंसान, घोड़ा है तो घोड़ा, गधा है तो गधा, सेम स्पेसीज का एक ग्रुप, है ना, एक ग्रुप जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हो पर्टिकुलर टाइम पर, और जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो खुद से, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। सिंपल बात है, इसको एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्या है, राइट द रीजन ऑफ मेंटल सक्सेस। मेरी बात सुनो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन मैं तुमको समझा देता हूँ। मेंडली क्या होता है कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मेंडल साहब क्या किए, मेंडल पहले ऐसे मतलब कि वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया था बायोलॉजी के अंदर, समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स क्या किया था, यूज किया था बायोलॉजी के अंदर। कौन, मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया था इस बायोलॉजी के अंदर, और इनको इनके पास स्टैटिकल नॉलेज बहुत है। स्टैटिकल नॉलेज क्या मतलब होता है कि ग्राफिकल नॉलेज बहुत है। अब जैसे मान लो तुमको हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमको लिखना है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो हमको कितना टाइम लगेगा उसको लिखने में, लेकिन अगर हम ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो सीधा हम क्या करेंगे, नीचे टी देंगे, ऊपर भी देंगे, और ये ऐसे दिखा देंगे ग्राफ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ का नॉलेज इनको बहुत है, तो जिनकी वजह से ये बहुत सारी चीजों को ग्राफ के फॉर्म में लिखते थे, जिसकी वजह से उनका टाइम बचता था, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये था सक्सेस का, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था कि मेंडल यूज मैथमेटिकल एंड लॉजिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस इन बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज लार्ज सैंपल साइज, मतलब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो तुम एक ऐसा किए कि 2 बार, ऐसा मेंडल का ऐसा नहीं था कि 2 बार टॉल और डॉट को क्रॉस करवाए, टॉल आ गया तो वो छोड़ दे, नहीं, वो बार बार करवा रहे थे, मतलब बार बार रिपीटेड सेल्फिंग करवा रहे थे, ताकि, अब मेरी बात सुनो, मतलब तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक बार करके तुम्हारा आ गया, उसमें ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस होगे कि तुम 1000 बार किया सेम रिजल्ट आएगा, तब उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगे। जाहिर सी बात है तुम 1000 बार करोगे और सेम अगर रिजल्ट आएगा तो उसमें तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्यों, रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपको उसमें कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो उसी इसलिए हम बोलते हैं कि मेंडल जो है वो बहुत लार्ज सैंपल साइज लेते थे, जो गिव मोर क्रिएटेबल रिजल्ट, मतलब जो बहुत ज्यादा क्रिएट रिजल्ट देता था, ठीक है। मतलब इसलिए वो क्या करते थे, रिपीटेड सेल्फिंग करते थे रिजल्ट को चेक करने के लिए। और मेंडल जो है, जैसे मान लो, सुनो, मेंडल का सिंपल लॉजिक था, टॉल को डॉट से क्रॉस करवाते हैं, अगर टॉल आया, ठीक है, बस टॉल आया, उसको से मतलब नहीं था कितना टॉल कितना, फालतू की बात उसको नहीं करता,
मतलब ऐसा कोई भी चीज वो नहीं करते थे जिनसे उनके रिजल्ट को कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका सीधा सा फंडा क्या था कि टॉल को डॉट से क्रॉस करवाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और टॉल आ गया बस इतना काफी, टॉल आ गया बस डॉट, कितना टॉल है 4 फीट 5 फीट, उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब वो जनरल प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे मेंडल साहब, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडल ट्राई टू गिव जनरल प्रिंसिपल रेदर अनसस्टेनेबल डाटा, है ना। इसका क्या मतलब होता है, ऐसा डाटा जो उनके रिजल्ट को सपोर्ट नहीं करता उस पर वो बात ही नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब क्या डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी, मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। देखो क्या पूछ रहे हैं, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, मैं तुमको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, कुछ चीजें समझते फिर क्योंकि आपको ये था दिख नहीं होगा समझते। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बचपन में माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, आईजीए होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक होता है। तो बर्थ के दौरान प्लेसेंटा वगैरह से जो मिलता है हम लोग को, सिंपल वो तो बहुत डीप हो जाएगा। तुम सिंपल बात ये रखो कि दो तरह का होता है, एक क्या होता है हम लोग बाहर आके मेडिसिन खाते हैं, दूसरा जब हम लोग मदर के पेट में होता है ना उस समय जो होता है अलग अलग, मतलब वो होता है, मतलब हम लोग को जो इम्यूनिटी मतलब समझते हो, किसी भी पैथोजन से लड़ने की जो ताकत होती है उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो इम्यूनिटी बर्थ से पहले होता हो, बर्थ से पहले हमको मिल चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है सर। इनेट इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी किसको बोलेंगे कि ऐसा इम्यूनिटी, हाँ, ऐसा इम्यूनिटी जो हम लोग को आफ्टर बर्थ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि कई तरह का बैरियर होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी खुद से मिला है ना, स्किन हो गया, उसके अंदर स्लाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब हम लोग का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट में क्या होता है, इनेट में दो तरह का सेल हम लोग के बॉडी के अंदर होता है, बीटा सेल और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वही पूरा काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अब फटाफट से इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इनेट इम्यूनिटी, दिख रहा है क्या, अच्छा समझ लेना, मैं रीड कर दो तो तुम वहां पे पीडीएफ में दिख जाएगा। इनेट इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम which an individual has from birth, मतलब बर्थ से होगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना इज द डिफेंस सिस्टम which is acquired by the individual after birth, बर्थ के बाद मिलता है, ठीक है। इसमें देखो इसमें कई तरह का मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स, है ना, दैट इंटरप्ट द एंट्री ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन के एंट्री को इंटरप्ट करता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, दिस डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इंक्लूड, ये सब पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या, दिस डिफेंस सिस्टम सस्टेन थ्रू आउट द लाइफ, मतलब ये जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना वो आपका थ्रू आउट लाइफ मतलब सस्टेन होता है, ठीक है। और ये जो आपका है थ्रू आउट लाइफ होता है, और ये जो आपका क्या कहते हैं मतलब कि इनेट इम्यूनिटी है, दिस सिस्टम में बी एदर ऑफ द शॉर्ट लाइफ टाइम, मतलब ये शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होता है, सिंपल। इनेट और एक्वायर्ड में तुमको डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये जो है आपका ये पीवीआर 322 का डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा डायग्राम के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँ, देखो मेरी बात, एनसीईआरटी में अमूमन ज्यादा डायग्राम है नहीं, आपको स्पेशली मैं कुछ चैप्टर का नाम बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना। बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन का चारों चैप्टर, जेनेटिक्स का चारों चैप्टर, ठीक है। इन चारों इन जो ये जो तुम्हारा, वैसे तो तुमको एनसीईआरटी में ज्यादा डायग्राम है नहीं, आपको सारा देख के जाना, 2 डायग्राम तो 100% आएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा 15-20 मिनट लगेगा तुमको पूरा, अगर तुम सिलेबस कंप्लीट से पढ़े हो तुम एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ सकते हो, इतना उसमें कुछ मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी डायग्राम आप वहां से देख के जाना प्लीज, जितना भी एनसीईआरटी में डायग्राम है सारा, ठीक है। बाकी ये पीवीआर 322 नाम हमको ऐसा लगा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार इसको देख लेना कि जैसे मान लो कि बाम H1 सॉल्ट H1 ये सब इस डायग्राम इसको देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो मोनो, यहाँ देखो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ लेते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसे मान लो टॉल को हम डॉट से क्रॉस करवा दिए, टॉल का जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मान लो स्मॉल टी इसको क्रॉस करवा दिए। अब यहाँ F1 जनरेशन जो आएगा जो भी आएगा, यहाँ पर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये तुम्हारा टॉल है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम होमोजाइगस पेयर के बीच में क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलो यहाँ पर हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेटेरोजाइगस पेयर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके इसको क्रॉस करवा दो तुम किससे, हाँ स्मॉल टी स्मॉल आर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर है, देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर है और इधर इधर तो सेम होता है। मतलब क्या हुआ, डायहाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगस पेयर होता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, होमोजाइगस पेयर होता है। तो यहाँ पे हम हेटेरो बोलते हैं क्या, नहीं यहाँ पे होमोजाइगस पेयर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है, यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड बोलते हैं। अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग, ये सब बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं जैसा मुश्किल जैसा, तो आपको बहुत वक्त लगे। देखो क्या, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ 2 इंडिविजुअल, हाइब्रिड मतलब ऑब्वियसली टॉल और डॉफ का, ठीक है, विथ होमोजाइगस। देखो होमोजाइगस लिखा हुआ, होमोजाइगस जीनोटाइप कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस जीनोटाइप हो गया, व्हिच रिजल्ट इन द अपोजिट फिनोटाइप ऑफ द सर्टेन जेनेटिक ट्रेट। मतलब एक टॉल है तो डॉर्फ होगा, अपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या, द क्रॉस बिटवीन मोनोहाइब्रिड ट्रेट कैपिटल टी
एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, देखो पढ़ो इसको। सबसे पहली बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही तो पढ़े यार, हाँ, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन क्या है? इज दैट एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट में ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट अकर इन इट लीव्स, ये पत्ते में हो सकता है, रूट में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, रीजनरेशन के थ्रू हो सकता है ना, और स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हो सकता है। सर क्या मतलब है इसका? मेरी बात सुन। अभी देखो गुलाब का फूल तोड़ के लगा दो, लग जाता है ना, तो इसको मतलब फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। रीजनरेशन मतलब जैसे किसी का, मतलब सिंपल ये है कि किसी भी प्लांट जैसे नहीं होता, प्लांट में हम लोग अलग अलग तरह का पार्ट तोड़ के लगाते हैं तो लग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वही तो लिखा हुआ है, यानी फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, रीजनरेशन से हो सकता है, अलग अलग प्लांट का पार्ट ले लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहाइब्रिड क्रॉस। पांच के बाबू, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल। ये दो इंडिविजुअल के बीच में दो कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर लिए हम लोग स्टार्टिंग में बता चुके अभी हम। विथ टू ऑब्जर्व ट्रेट दैट आर कंट्रोल बाय टू डिस्टिंक्ट जीन्स, तो अलग अलग जीन होगा, है ना, अलग अलग जीन मतलब हेटेरोजाइगस, ठीक है। द आइडिया ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस कम फ्रॉम द ग्रेगर मेंडल, ये मेंडल की वजह से आइडिया आया था। व्हेन ही ऑब्जर्व पी प्लांट दैट वेयर आइदर येलो और ग्रीन, आइदर राउंड और रिंकल, मतलब या तो येलो और ग्रीन होगा या फिर आइदर राउंड और रिंकल होगा। ये पढ़ा चुके हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो चुका है कॉर्पस ल्यूटियम आपका, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन में क्या फर्क है? क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने पे क्या होता है कि हम लोग को तो जमीनें चाहिए ना। देखो ऐसा थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ने से जमीनें भी हम लोग के पास बढ़ती जा रही है, जमीन तो मेरे पास लिमिटेड है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या होता है कि जमीन हमारे पास लिमिटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं। अब उस जंगल में ऑलरेडी पहले से जानवर है ना, अब उस जानवर को कैसे मतलब ये करे, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो जो जंगल है, तो जंगल में तो आप जंगल को काट रहे हैं, तो वहां का जानवर तो एक्सटिंक्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? इसको बचाने के लिए दो चीज करता है। क्या? अब देखो सबसे पहली बात, अब हम लोग क्या दो कंडीशन क्या कर सकते हैं? या तो उस जानवरों को, उस एनिमल्स को उठा के कहीं और ले जाकर उसको सेव करे, या फिर उसको उसी जंगल में ऐसा कंडीशन दे कि वो क्या वहां पर सेफ हो जाए, ठीक है। अगर ध्यान से मेरी तरफ देखो, और मैं उसको उठाकर किसी और हैबिटाट पर ले जाकर, उसको उठाकर मतलब उन सारे जानवरों को उस जंगल से उठाकर किसी और हैबिटाट पर ले जाकर अगर मैं उसको सेव करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? उसके नेचुरल हैबिटाट में जब हम उसको बचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो टेक्निक है, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करने का, बचाने का, ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब कि हर लेवल के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो उसके नेचुरल हैबिटेट बाहर, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, लाइक जैसे जू हो गया, जू में क्या हो, जू ना एक्चुअल में घूमने के लिए नहीं होता, वो मतलब कि जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग ये एक जगह है, ठीक है। एक्वेरियम हो गया, है ना, बोटेनिकल गार्डन हो गया, है ना, जीन हो गया, जीन बैंक हो गया, ये सब में हम लोग क्या करते हैं? उसको बचा के रखते हैं, इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? उसके नेचुरल हैबिटेट में जब बताएंगे क्या इट इज, सॉरी क्या, इट इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पेसीज, स्पेशली द वाइल्ड एंड इनग्रेटेड स्पेसीज, मतलब जंगली जानवर या विलुप्त होने वाले, इनग्रेटेड मतलब जो विलुप्त हो रहा है, जो जिसका जनरेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स एंड द एनवायरमेंट, जो अपने नेचुरल हैबिटाट, उसके नेचुरल हैबिटाट और उसके एनवायरमेंट में जब हम उसको बचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, जैसे मान लो इसमें बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क होता है ना, ये सब उसका एग्जांपल है। वाइल्ड सिग्नेचर हो गया, इटीसी, इस तरीके से, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। देखो बाबू हम आपको एक चीज समझाते हैं, आपके पास अभी 7 दिन बचा हुआ, और 7 दिन में क्या है कि मतलब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अभी आपके पास मेरे हिसाब से आज 23 है ना, तो 7 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 7 दिन में आपको बहुत ही मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अभी आपको चिढ़ाने आएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ये करती है। भाई इन सब चीज़ों को छोड़ के, है ना, आपको अभी लगातार पढ़ाई पे ध्यान देना। सर कैसे पढ़ाई पे ध्यान देंगे? मेरी बात सुनो, जैसे तुम लोग का पढ़ने का तरीका मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। कैसे? तो जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। अभी फिलहाल 6-7 दिन आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना, ठीक है। आप जिस समय पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है, उस समय आप ऐसे बैठोगे आपको 3 से 4 घंटा उठने की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ना आपका फोन आना चाहिए, ना मतलब अगर आपको पानी की जरूरत है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगती है, ठीक है, तो पानी का बोतल लेके बैठो, है ना। तो उस 3 घंटे के दौरान किसी बहाने आपको उठना नहीं है। अगर जैसे उठोगे आपका फोकस बिगड़ जाएगा, फिर आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको उन चीजों पर थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। और
हम आपके हमेशा आपके साथ हैं। देखो ये अभी मैंने आपसे वादा किया था, ये लेक्चर मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे लगातार ग्रुप में कांटेक्ट में रहूंगा। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके हमको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में जुड़ के आप हमसे बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मुझे बतानी चाहिए। जैसे अभी फिलहाल किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, खुद में मोटिवेशन रखो। मोटिवेशन क्या कि आपने साल भर पढ़ाई की है तो 100% आप निकाल लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तो फिलहाल ये तो सिर्फ बोर्ड का एग्जाम है, अब तो बहुत सारी चीजें आपको फोड़ना है, ठीक है। बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि किसी के बातों पर भी ध्यान नहीं देना, जिसको मतलब अब फिलहाल आपको अब बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। और जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठते हो उस समय आपको 3 से 4 घंटा बिल्कुल ऐसा वॉशरूम से आके बैठो ना, पानी लेके बैठो, फोन को दूर रखो अपने से, अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। आपको नई चीज नहीं पढ़नी, नहीं तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बातें, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट टाइम कुछ आपको गाइड करके जाऊंगा। जैसे मान लो मेरी बात सुनो, आपको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लास्ट टाइम आपको कौन कौन सा चैप्टर एकदम डीप पर होना चाहिए। हम लोग पहले बायो की बात करते हैं। बायोलॉजी में, बायोलॉजी में सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट, चारों चैप्टर, 4 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये आपको इस तरीके से भी रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा जेनेटिक्स, उसके बाद दोनों चैप्टर इसमें इस तरीके से आपको रिवीजन करना, मतलब ऐसे याद होना चाहिए। तीसरा बायोटेक, दोनों 2 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपको 4 नंबर पे क्या याद करना, इकोलॉजी। ये आपका क्या है, लास्ट टाइम रिवीजन चैप्टर, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से कर लेना। और है ना, बायोलॉजी में ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके ग्रुप में आपसे लगातार कॉन्टैक्ट में, ठीक है। बेफिक्र हो, है ना, बेफिक्र हो के ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। मैं बस इसी के साथ आपको इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारना, हम लोग आपके पूरे साथ हैं, ठीक है। हम आपके साथ अब ग्रुप में लगातार बने रहेंगे, ठीक है। आप हमको वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम, टेंशन हो रहा है, बहुत सारी बातें, कुछ भी हो रहा आप हमको मैसेज कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई बाबू, बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम ना। चलो फिर मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट के दिन, ठीक है। चलो बाय।